मोड की बात करते हैं। सो मोड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर होता है। अगर हमने इक्वल टू मोड लिखा और मैं किसी नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं 15 को 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 7 2 जा 14 होता है। तो जो वो शेष हिंदी में बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मोड, रिमाइंडर। तो ये हमें 1 दे देगा। अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम में तो पूरा ही कट जाएगा, तो दैट इज 0। तो दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर शेष को बोलते हैं। मैथ में बोलते हैं, इसमें मोड बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही है। ठीक है। नाउ कम टू रिपीट फंक्शन। रिपीट एक बहुत बेसिक फंक्शन है। रिपीट का मतलब यू कैन रिपीट एनीथिंग, REPT, यू कैन रिपीट एनीथिंग। जैसे मैं चाहता हूँ YADAV, यादव को रिपीट करना 10 बार, तो देखेंगे 10 बार यादव हो गया। अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ 10 को मान लो 15 बार, तो ये 15 बार 10 लिखा जाएगा। अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ किसी सिंबल को, यानी यू कैन रिपीट एनीथिंग n नंबर ऑफ टाइम, 100 बार, तो ये देखिए 100 बार @ लिखा गया। इसका यूज डैशबोर्ड में बहुत जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी 2 या 3 चैप्टर के बाद हम लोग डैशबोर्ड की तरफ बढ़ेंगे, और डैशबोर्ड में ये बेसिक वाले फंक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए। तो उसके बाद आते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है टू कंबाइन 2 और मोर से। जैसे SBI लिखा हुआ है यहाँ पे, और 1 2 3 4 लिखा है, और यहाँ पे पटना लिखा है। इन तीनों को मिला के मान लो कि आपको एक ID जनरेट करनी है, एम्प्लॉय ID। सो कॉनकैटिनेट में कॉनकैटिनेट लिख भी सकते हैं, उसके अंदर text1, text2, text3 क्लोज कर दीजिए, या एक एंड से भी बनता है, दिस एंड दिस एंड दिस, इससे भी बनता है। तो कॉनकैटिनेट क्लियर हो गया। विजय जी एक चीज पूछनी थी, जैसे अगर ये कंबाइंड दे रखा है, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं? टेक्स्ट टू कॉलम सर बता रखा है ना, फ्लैश फिल बता रखा है, लेफ्ट राइट मिड बता रखा है। एक नहीं 3 तरीका है इसको अलग करने का, फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम और लेफ्ट राइट मिड फंक्शन। चलिए अब आते हैं N और T। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है एक्सेल का सबसे छोटा फंक्शन। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं अपने पास, जो हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट में है और कुछ नंबर में। सिंपल ये कहता है कि अगर ये नंबर है तो नंबर पिक करेंगे, और अगर ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट। ये सबसे छोटा फंक्शन। N लगाएंगे, इसमें जहाँ जहाँ नंबर है नंबर ले लेगा, अदरवाइज 0 बिठाएगा। और T मतलब टेक्स्ट होता है कि अगर ये टेक्स्ट है तो उठाएगा, नहीं तो ब्लैंक कर देगा। इसमें 0 नहीं करेगा, नहीं तो फिर तो नंबर और टेक्स्ट मिक्स हो जाएगा, क्योंकि 0 नंबर में आता है, और यहाँ 0 का मतलब है कि कोई वैल्यू इधर नहीं थी। तो N और T बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ डेटा सेग्रीगेशन में कभी कभी काम आ जाता है, तो मोटा मोटी इसको अच्छा ही फंक्शन मानेंगे। चलिए, आप लोगों में से बहुत लोगों ने वैसे लार्ज स्मॉल रैंक पढ़ा हुआ है। किसको किसको पता है कॉन्फिडेंस के साथ लार्ज स्मॉल और रैंक जो एक्सप्लेन कर सकता है? लार्ज में तो सारे नंबर्स क्या मैं ना बड़े कर देगा। अच्छा, और स्मॉल में सब छोटा कर देगा। और रैंक में सपोज आपके पास नंबर ऑफ नंबर्स हैं, जो तो आप अगर बोल रहे हो का ना, वो फॉर्मूला अपर लगाएंगे तो लोअर उसमें सबसे बड़ा नंबर आपको चूज करके देगा सर। एग्जैक्टली, जो हरगोपाल जी आप बोल रहे हैं ना, सो दैट इज अपर लोअर और प्रॉपर। ये एक रेंज में से, यस प्रशांत सर आपने, यू आर करेक्ट। सो आपने बताया कि विद इन द रेंज इफ यू हैव अ डेटाबेस, मान लो एक बड़ा सा डेटाबेस, यहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस, अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर है तब तो आप मैक्स से भी निकाल सकते थे, सबसे छोटा नंबर है तो मिन से भी निकाल सकते थे, बट किसी ने पूछ दिया सेकेंड लार्जेस्ट। तो लार्ज में एक ऑप्शन होता है कि एक एरे में से आप पोजीशन वाइज ढूंढ सकते हो। 1 करोगे तो दैट इज लार्जेस्ट, यानी मैक्स के बराबर आंसर। लेकिन इसमें सेकेंड कर देंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट निकल आएगा, थर्ड कर देंगे तो थर्ड लार्जेस्ट निकल आएगा।
सेम उसी तरह से होता है मीन। मीन मतलब छोटा, लेकिन स्मॉल मतलब आप हर एक पोजीशन के लिए निकाल सकते हो कि विद इन द रेंज अगर 1 कर दिया तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बट अगर मैं बोल दूं यहाँ से 2 तो दिस इज सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, 3 तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। फर्क क्या है कि बिना मैक्स और बिना मीन के भी हमारा काम चल जाएगा अगर मेरे को लार्ज और स्मॉल पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीन में अगर 1 पोजीशन दे देंगे तो ये तो काम कर ही जाएगा, और मैक्स में 1, लेकिन मैक्स से इसका काम नहीं हो सकता है। सो विद इन दिस देयर इज अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड रैंक। मान लो कि इतने सेल्स पर्सन है और उसमें से आपकी सेल्स ये वाली है, आप अपना रैंक जानना चाहते हो कि इतने लोगों में से, यानी कि वी हैव 48 मेंबर्स एंड दिस इज योर सेल, व्हाट इज योर रैंक। आपकी रैंक क्या है। रैंक मतलब होता है कि अगर रैंक अगर 5 बता रहा है इसका मतलब 4 लोग आपसे ज़्यादा है। रैंक 2 बता रहा है यानी कि आप एक लोग ही आपसे आगे हैं। देख लेते हैं चेक करके। सो दैट इज कॉल्ड रैंक। रैंक मीन्स नंबर, विच इज योर नंबर, सो दिस इज माई नंबर। एंड रेफरेंस मीन्स वेयर यू वांट टू सर्च, सो वी वांट टू सर्च विद इन दिस रेंज की विच इज माई पोजिशन। तो देखिए इस पोजिशन में इसकी रैंक 3rd है, यानी कि आप तीसरे पोजीशन पे हो इतने भीड़ में। तो आई गेस समझ में आ गया होगा। जी जी जी। उसके बाद आ जाता है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। दैट मीन्स कि सम टाइम हमारी कुछ वैल्यूज नेगेटिव में आ जाती है, तो उस नेगेटिव वैल्यू में हम लिखना नहीं चाहते हैं तो एबीएस लिख के इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको याद होगा हमने बताया था फाइनेंशियल फार्मूला, जिसमें सारे ऑप्शंस माइनस में आ रहा था। किसने किसने फाइनेंशियल फार्मूला किया है? एफबी, पीबी, टीएमटी, मैंने किया एम्पर। किसने नहीं किया है? मैंने नहीं किया सर। मैंने नहीं किया। मतलब फाइनेंशियल फार्मूला को हमें एक बार रिपीट करना है इस क्लास में, नो वरी। तो फाइनेंस के जितने भी आपके आंसर आते हैं ना, दैट इज इन नेगेटिव। तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए सिंपल फार्मूला एबीएस। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है, एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है पॉजिटिव, मतलब किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। आइए और नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 फंक्शन है। सब्स्टिट्यूट के बारे में किसको पता है? सब्स्टिट्यूट मींस कि एक की जगह दूसरा। यस, सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना। हम अगर मैं किसी ये नेम के बेसिस पे किसी और, उस नेम के बेसिस पे किसी और नेम को हम लिखकर बांट सकते जैसे हैं। माई नेम इज जूही के जगह पे मैं चाहता हूँ कि योर नेम इज जूही लिखा हुआ हो जाए, मतलब माई को रिप्लेस करना है, बदलना है किससे? योर से। तो सब्स्टिट्यूट का फंक्शन ये कहता है कि किस टेक्स्ट में, तो इस टेक्स्ट में बोल रहा है किस टेक्स्ट को बदलना है। ओल्ड टेक्स्ट मतलब माई को बदलना है। फिर बोलता है नया टेक्स्ट किसको, किस नाम से, तो योर से। तो अब देखो इसमें जो दिखाएगा आंसर में वो वही दिखाएगा जो मैं चाहता था। ये हो सकता है कि माई नेम इज जूही की जगह पे माई नेम इज आनंद करना चाहता हूँ। फिर से सब्स्टिट्यूट यूज करके देखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट होता है, फिर होता है कि कौन से टेक्स्ट को बदलना है, तो जूही को बदलना है। इसके बदले में क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो जूही आनंद के साथ रिप्लेस हो गया। इसमें नंबर भी बदल सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते हैं? मैं जैसे- अगर इसमें नंबर है, मैं चाहता हूं कि इसमें जितने भी 3 है ना सब 5 हो जाए। सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट ये हो गया हमारा, और मैं बोलता हूँ कि इसमें जो 3 है ना वो 5 हो जाए। अब चूंकि नंबर है तो इसको डबल कोट के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। देखिए आ गया आंसर। जहां जहां पे 3 था वहां पे 5 हो गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूट में। सब्स्टिट्यूट के अंदर एक प्रॉब्लम है। सब्स्टिट्यूट क्या है ना, ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। अगर गलती से
हमने जूही का जे कैपिटल कर दिया, जो कि हमारे डेटा में तो है ही नहीं, तो जूही को जूही रहने देगा, आनंद नहीं करेगा। यानी कि ये फंक्शन केस सेंसिटिव है। अब इसीलिए एक और फंक्शन बनाया गया है, बट इसका नाम है रिप्लेस। तो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का मतलब दोनों सेम ही होता है, बदलना, बट इसका थोड़ा सा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब अगर समझ लोगे तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मैंने बोला माई नेम इज जूही को योर नेम इज जूही करना है बाय यूजिंग रिप्लेस। तो देखिए रिप्लेस के अंदर क्या क्या सिंटैक्स आता है। सबसे पहले बोला ओल्ड टेक्स्ट। अब देखिए उसमें ओल्ड टेक्स्ट का मतलब सिर्फ माई होता था, लेकिन रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट का मतलब बदल ही जाता है, पूरा ओल्ड मतलब पूरा टेक्स्ट की बात कर रहा है। यहाँ स्टार्ट नंबर का मतलब ये होता है कि जिस वर्ड को बदलना चाहते हो उसकी पोजीशन क्या है, स्टार्ट नंबर। जैसे हम लोग मिड में स्टार्ट नंबर ढूंढते थे, तो इसमें स्टार्टिंग पोजीशन तो एक ही नंबर पे माई है। फिर बोलता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना, 2 लेटर को बदलना है तो 2 हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर। उसके बदले में क्या चाहते हो, योर। अब इसमें क्या होता है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो, क्योंकि इसमें एक एक लेटर गिनना पड़ता है, इसमें नहीं गिनना पड़ता है। इसलिए सब्स्टिट्यूट बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये केस सेंसिटिव है, इसीलिए ये रिप्लेस फंक्शन बनाया गया। एक बार फिर से देखते हैं रिप्लेस। हमने बोला कि इसमें से 235 को रिप्लेस कर दो, या चलो 354 को रिप्लेस करके यहाँ पे इस जगह पे 354 को रिप्लेस करके 777 कर दो। ध्यान देंगे तो रिप्लेस लगाएंगे, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब ये हो गया। अब 356 मतलब ये सेकेंड कैरेक्टर से हम चेंज करना चाहते हैं। कितना कैरेक्टर, तो 3 कैरेक्टर, यानी कि हम बात कर रहे हैं 354 के बारे में। इसके बदले में क्या था, 777 करना था। आ गया। इसमें सर विजय जी जिसको रिप्लेस करना है उसको डबल कॉलम में ब्लॉक करेंगे ना? कोई जरूरत नहीं, मैंने जरूरी बोला नहीं ये है। नंबर है, नंबर को करने की कोई जरूरत नहीं होती है, टेक्स्ट को करने की जरूरत होती है। ठीक ठीक। आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर यही टेक्स्ट रहेगा जैसे ये है, इसमें अगर योर में से छोड़ दोगे अगर आप इन्वर्टेड कोमा तो चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। इसको चाहिए इन्वर्टेड कोमा, देख रहे एरर में कर रहा था, अब सही हो गया। हाँ मम्मी। किसको किसको फाइंड के बारे में बताया, तो हमने खूब बताया है, बहुत बार बताया एक्चुअली। सर फाइंड करना सर, कोई पर्टिकुलर एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली माई नेम इज PRASHANT प्रशांत, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें H की क्या पोजीशन है। फाइंड मीन्स नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल F, आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन कैसे काम करता है, फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हो, तो मैं H को फाइंड करना चाहता हूँ, कहाँ, इसमें। तो ये बताएगा कि H की पोजीशन क्या है 16 नंबर पे। ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड कर दो, आप पूछ रहे हो किसको, M को, किस में, इसमें M तो इसको पहले नंबर पे ही मिल गया। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ टेक्स्ट को फाइंड करते हैं, वी कैन फाइंड वर्ड ऑल्सो। फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हो, मैंने बोला इज को फाइंड करो, कहाँ, इसमें। इज की पोजीशन सर 9 है, आप चाहो तो गिन सकते हो, 4 2 6 2 बीच में स्पेस 8, तो 9वें नंबर पे इज है ना। अच्छा एक प्रॉब्लम है इसमें, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर गलती से आपने बोला कि H फाइंड करो, लेकिन सर्च करते समय आपने H कैपिटल में डाल दिया, वो तो है ही नहीं, एरर कर देगा। इसी के लिए एक बना है फंक्शन जो कि सर्च है, जो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कैपिटल H भी डाल के खोल ढूंढोगे ना इसमें, तब भी पर आपको पोजीशन मिल जाता है वो। यानी सर्च इज बेटर देन फाइंड उस केस में जब आपके पास अननोन डेटा, अगर कहीं पे केस सेंसिटिव पासवर्ड जनरेट करना या कुछ ऐसा लॉजिक बनाना है तो फाइंड अच्छा है। आई होप क्लियर है।
बिल्कुल। यस तो सब्स्टिट्यूट का क्या सेंसिटिव था सर, एक बार बताएंगे सब्स्टिट्यूट का क्या सब्स्टिट्यूट सेंसिटिव? मतलब बदलना सर। हाँ जी? सब्स्टिट्यूट मीन्स बदलना। ओके सब्स्टिट्यूट का सबसे अच्छा यूज क्रिकेट में होता है सर। 12वें खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बोला जाता है। हाँ जब जी 11 में से कोई इंजर्ड होता है ना, तो 12वें को फील्डिंग में आप फील्डिंग कर सकते हो, या रनिंग, पहले रनिंग, आप आजकल तो फिर रनिंग का भी रूल हटा दिया है। बहुत तो इसमें पानी, सेंसिटिव क्या था आपने बोला, इसमें सेंसिटिव इसकी क्या लिमिटेशन थी, लिमिटेशन क्या बताई थी आपने? हाँ, सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है कि बदलना। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे माई नेम एक जूही था, हम्म तो मैंने बोला कि इस टेक्स्ट में जाओ और माई को योर कर दो, तो देखिए माई को योर कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि जूही को आनंद कर दो, तो नहीं किया। ये देखो मैंने बोला जूही, क्योंकि हमने जूही में जे कैपिटल कर दिया, ये हमारे पास जे स्मॉल में था, तो ये केस सेंसिटिव है, इसीलिए ये नहीं किया। यानी जो चाहिए वो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जो है एज पर डेटा। कोई डाउट? राइट सर। नाउ कम टू चूज। वी लुकअप में रिवर्स वी लुकअप बनाने के लिए चूज किया था यूज, और एक बार डैशबोर्ड में भी हम लोग चूज का यूज करेंगे। फिर से चूज सीख लो। इक्वल टू चूज का मतलब होता है कि एक इंडेक्स नंबर आप दो और उस इंडेक्स नंबर पे वैल्यू आप स्टोर करो। तो पहली वैल्यू मैंने प्रशांत स्टोर कर दिया, दूसरी वैल्यू मैंने हरगोपाल स्टोर कर दिया, तीसरी वैल्यू हमने चेतन स्टोर कर दिया, और चौथी वैल्यू हमने सपोज श्रुति स्टोर कर दिया। हमने 4 वैल्यू स्टोर करी है। आप n नंबर ऑफ वैल्यू विद इन चूज कर सकते हो, बट इस 1 का मतलब है कि इस वैल्यू में से आप पहला वैल्यू चाहते हो, इसलिए इतने सारे में से प्रशांत दिखा है। लेकिन यहीं पे मैं बोल रहा हूँ नहीं जी मैं तो चौथा चाहता हूँ, 4, तो यू विल गेट श्रुति इंस्टेड ऑफ प्रशांत। सो दिस इज बेस्ड ऑन पोजीशन, कि आपने जितनी भी वैल्यू स्टोर किया है उस वैल्यू के पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न देता है। तो ये हमें रिवर्स वी लुकअप बनाने में हेल्प किया था। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। ये तो आपको सीखना ही नहीं है, और सीख भी गए हो तो याद मत रखिए, और याद भी रख लिए तो ठीक ही है। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। ये मैथमेटिक्स का फंक्शन है, कभी एमआईएस और आपके एमआईएस में, फिनांस में कहीं यूज नहीं होना है, लेकिन जानने के लिए जान सकते हैं कि फैक्ट मतलब फैक्टोरियल होता है निकालना। यानी 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 120 आता है। तो 120 यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब होता है उसको घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करना। तो ये कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक पाई जो हम लोग पढ़े थे, पाई याद होगा, इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है किसी को। पाई की वैल्यू तो आ जाती, बट हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। बाकी सारे फंक्शंस की ज़रूरत कहीं ना कहीं आपने देखा कि पड़ रहा है। चूज का ज़रूरत पड़ गया हमें, रो का ज़रूरत पड़ गया वी लुकअप में, कॉलम का ज़रूरत पड़ गया हमें डायनेमिक करने के लिए, मैच का ज़रूरत पड़ गया हमें, इंडेक्स का ज़रूरत पड़ गया इंडेक्स मैच को मिक्स करने के लिए, इंडेक्स में डबल मैच के लिए 2 बार मैच का ज़रूरत पड़ गया, रो नंबर के कॉन्सेप्ट को डायनेमिक करने के लिए रो फंक्शन का यूज हो गया। थोड़े और आगे जाओगे तो कॉन्कैटिनेट का भी हो गया, वो कॉन्केटनेट का तो बिना कॉन्केटनेट का तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत कुछ होगा कॉन्केटनेट का यूज। और इफ, अभी हम लोग का एक लॉजिकल में इफ बचा हुआ है। इफ में तो सारे फंक्शंस का ही यूज होता है, वो लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना चलता है। अगर मैं इतने को अभी होल्ड करूं, इतने तक हमने कर लिए, अगर इतने को होल्ड करूं तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, और ये आप लोग को बनाना है। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कोई सेंटेंस डाले हैं, यहाँ पे लिखा है माई नेम इज ब्रजेश आनंद एंड आई बिलोंग टू पटना। अब मैंने ये सेंटेंस में आपसे पूछा कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है। नंबर ऑफ वर्ड्स बताइए आप कैसे बनाएंगे और कैसे पता करेंगे। आप ऐसे मत करना कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट सर, काउंट
काउंट, पहला आंसर आया काउंट। चलिए लगा के देखते हैं सर। काउंट क्या? और ए थी। और तो कुछ है ही नहीं काउंट के अंदर। ये बोल रहा है कि कुछ सर गलत। लेन का यूज कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि लेन का यूज कर सकते हैं, और चलो कर फाइन। लेते हैं, लेन का भी यूज कर लेते हैं, लेन। कोई बात नहीं है। 48 वर्ड तो है नहीं। और दिमाग लगाइए, दिमाग। वो बेसिक था जो पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ रहे हैं ना वो है असल क्लास का समरी। कि यू हैव टू create a formula so we can know how we can find the number of words in this single लेंथ और cell. ट्रिम को कंबाइन करके यूज करना लेंथ पड़ेगा। और ट्रिम। चलिए ट्रिम करके क्या करने वाले हो आप? ट्रिम का मतलब होता है अननेसेसरी स्पेस को हटाना। इसमें तो अननेसेसरी स्पेस कोई है ही नहीं, इसमें अननेसेसरी स्पेस है ही नहीं। चलो ये भी फेल। और बताओ, ये ग्रीन होने से कुछ नहीं होता है, फिर मैं बता रहा हूँ। ये जो आप ग्रीन करवाए हो ना, इससे कुछ नहीं होता है। इसको आप कितना सोच पाते हो, क्योंकि जब आपके सामने डैशबोर्ड रहेगा ना तो आपका लॉजिक तभी चलेगा जब इसके ऊपर कमांड होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं जितना बात अभी हमने बोला कुछ नहीं हो सकता है। 60% हो सकता है, 70, कभी 90% तो नहीं हो सकता। अब इतने पढ़े हो तो ऐसे कैसे जाएगा, इतना मेहनत हमने किया ऐसे कैसे जाएगा। लेकिन 60-70। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है, जिनको बहुत अच्छे तरीके से डैशबोर्ड प्रेजेंट करना होता है, बनाना होता है, उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और हर जगह पे आप किसी हेल्पर को नहीं बना के रखोगे कि सर तो है ही चलो दे देते हैं। आपको अपना भी तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो चीज़ें पढ़ी है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा लॉजिक लगा सकते हो क्योंकि डेटा की नॉलेज आपको ज़्यादा अच्छा है। हर गोपाल जी अपने डेटा को ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे से। मैं फंक्शन उनसे 20 गुना ज़्यादा जानता हूँ, लॉजिक मेरा 20 गुना ज़्यादा शार्प है। बट जो डेटा की समझ है, उनको अपने डेटा पे उनकी समझ ज़्यादा हो। यानी सोचो कि डेटा की समझ के साथ अगर आपके पास लॉजिक हो जाए तो डेफिनेटली आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म होती चली जाए। इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट समझिए। डेटा पे तो आप दिन रात यूज करते हो तो ऑब्वियसली आपको डेटा के ऊपर ज़्यादा पकड़ होगा। और बताइए कोई। चलो मैं बता देता हूं। अभी हमने सब्स्टिट्यूट पढ़ा, ध्यान देना, क्योंकि इसी को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सब्स्टिट्यूट में होता है टैक्स, टैक्स कर लिया, फिर पूछा ओल्ड टैक्स, मैंने बोला स्पेस, फिर बोला और, मैंने बोला कुछ नहीं ब्लैंक। तो ये क्या करेगा, सारे स्पेस को हटा देगा। यही तो होता है कि हटाना बदलना, यही तो पढ़ा था हमने सब्स्टिट्यूट में। किस वर्ड को किस वर्ड के साथ, हमने बोला स्पेस को ढूंढो और बिना स्पेस का कर दो। तो ये जो हुआ ये बिना स्पेस का हुआ, ये स्पेस के साथ हुआ। ध्यान देंगे। इक्वल टू लेन ऑफ दिस, जिसने भी लेन बोला इसका मतलब थोड़ा सा तो दिमाग चला। लेन ऑफ दिस माइनस लेन ऑफ दिस, ये क्या निकल के आया, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब ये जो आंसर आया ये 9, ये क्या आया, 48 माइनस मतलब ओरिजिनल ये वैल्यू आया माइनस क्या, जो ये 9 क्या है, ये 9 क्या है, ये जो डैशेस हटाए हैं, जो स्पेस था वो हटाया, वो है इतने नंबर ऑफ स्पेसेस हटाए हैं। ये नंबर ऑफ स्पेस है। एग्जैक्टली ये है नंबर ऑफ स्पेस, बट हमारा काम है नंबर ऑफ वर्ड का। तो 2 वर्ड को एक स्पेस जोड़ता है, यानी कि जो आंसर आएगा स्पेस का उसमें एक जोड़ दोगे, ये आपका आंसर आ गया। और डायनेमिक हो जाएगा, आप कुछ भी डाल दो, छोटा डालो तो तुरंत समझ में आएगा। माई नेम इज ब्रजेश, आया 4। बिलीव नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिलीव करवा देता हूँ। एक सेंटेंस कहीं से मैंने कॉपी करी और यहाँ पे आके चिपका देते हैं। 22 वर्ड है, गिनना चाहते हो यहाँ से गिनो, वहाँ पे क्यों जाएंगे गिनने के लिए, गिनो। दिस से लेके अकाउंट तक के वर्ड को गिनो, 22 होना चाहिए। है या नहीं है, कुछ ज़्यादा कम तो नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 13 है। 14 15 नंबर 16 22 17 18 नंबर 19 नंबर्स को काउंट एक्सक्लूड करके 22 नंबर्स नहीं काउंट किए उसमें। नंबर्स इसने काउंट नहीं किया। माई ये तो हो गया। अमर सिंह चौटाला सही दे रहा है। अच्छा अमर अब तो 4 दे रहा है तो उसको क्यों नहीं काउंट किया? उसको तो काउंट करना था। वही है कि वो भी तो एक तरह से वो है। 23 सही है। मैंने लगता है एक वर्ड कम लगता है वो किया था सेलेक्ट। सही है ना? यानी कि यस सर ये जो हम लोग कुछ लिखते हैं ये भी तो एक वर्ड ही हो गया ना। वर्ड मीन्स क्या? नीचे जी इसमें जैसे स्पेस भी देंगे तो वो भी एक वर्ड में काउंट करेगा ना। स्पेस एक कैरेक्टर है सर। हाँ मतलब कैरेक्टर में काउंट करेगा ना, नंबर में काउंट करेगा उसमें। हाँ स्पेस सिंबल हुआ ना सर। स्पेस इज अ पार्ट ऑफ सिंबल। वी हैव 3 मेजर टाइप। वन इज टेक्स्ट, अनदर इज नंबर एंड अनदर इज सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर इसको बोलते हैं। ये 3 कैटेगरी होती है। तो स्पेस वर्ड नहीं है। स्पेशल कैटेगरी में आता है। देखा आपने इसका यूज इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ये जो पढ़ रहे हैं ना इसका इम्प्लीमेंटेशन इसी को बोलते काउंट हैं। कहाँ यूज होता है? काउंट भी हो सकता था ना सर, इस पे काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल में। नो सर, काउंट का मतलब होता है कि विद इन द रेंज हाउ मेनी सेल्स आर हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड काउंट। सेल्स काउंट करेगा फाइनल। हाँ सेल्स को काउंट करता है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, दैट इज अ रेंज फंक्शन। रेंज में कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो काउंट। काउंट ए कितने नंबर हैं टेक्स्ट है। काउंट ब्लैंक में कितने ब्लैंक हैं, दैट इज ऑन रेंज। ये रेंज पे काम करता है। कोई डाउट? नो सर इसके लिए हम लोगों को 15-20 मिनट और चाहिए। आप लोगों को कोई जल्दीबाजी तो नहीं है? 15-20 मिनट दे सकते हैं ना आप लोग? 20 मिनट। यस सर नो सर। नो कौन? किसी ने नो भी बोला? कौन नहीं दे सकते कि सारे दे सकते हैं? तो क्या मैं प्रशांत जी ने बोला? प्रशांत नहीं, सर सर नहीं, उनके नहीं, नो का नहीं, मतलब नहीं, शायद मैंने ये नहीं कि बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए नो बोला, ठीक है। सो जस्ट आई जस्ट गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक। तो अभी 9 बजे वाले के साथ ये वाला पार्ट हम लोग कर लेंगे क्योंकि इससे उसका भी रिवीजन हो जाएगा और हमारा भी ये 10-12 फंक्शन बहुत थोड़ा स्मूथ से हो जाएगा इंस्टेड ऑफ जल्दी जल्दी। जस्ट 5 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं। कुछ फंक्शन हमने कल जिक्र किया था, याद है कितने फंक्शन हमने लिए थे? बहुत सारा लिया था। इसमें से कुछ फंक्शन जो है ना अभी मैं रिपीट करवा रहा हूँ तो केयरफुली देखना है। सर कल भी क्लास हुआ था क्या? कल हमने रखा था ना क्लास सर, आपको वो भी किया था, मैसेज भी किया था। नहीं मैंने मैसेज करा तो आपने किया ज्वाइन, मुझे समझ में नहीं, मुझे कॉल करना है क्या करना, मुझे पता नहीं था कल क्लास था। अच्छा कोई बात नहीं, उसकी वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो बेसिक चीज़ें हैं जो ओके। थ्रू आउट है ना, उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके थैंक यू। यहाँ पे कुछ फंक्शन है। कल आप लोग जो 9 से 10 बजे वाले लोग हैं इनमें से कितने फंक्शंस के बारे में हमने कल पढ़ा था? ज़्यादा नहीं होगा शायद। चलो एक बार देखते हैं एक एक करके। कैरेक्टर और कोड के बारे में कोई बताएगा कि कैरेक्टर क्या है और कोड क्या है? किसी को आइडिया है कैरेक्टर और कोड के बारे में?
मतलब नाम से ऐसे सजेस्ट हो रहा है सर कि कोई एक अरे में मतलब टेबल में क्या कैरेक्टर है वो ढूंढ के निकालने का है, या क्या कोड होगा ये ढूंढ के निकालेंगे। नहीं, ये कोई ये हाइपोथेटिकल आंसर है, और हमारे एक्सेल में हाइपोथेटिकल नहीं चलता है, सब प्रैक्टिकल चलता है। देखते हैं कि कैरेक्टर और कोड क्या होता है। ये बड़ा अच्छा है, यूजफुल फंक्शन है, बट हमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं पड़ता है, बट हाँ पड़ता है। इसको समझते हैं। बेसिकली क्या है कि जब आप CS की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, और स्पेशली कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में तो C++, जावा, पाइथन वगैरह की बात होती है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि कंप्यूटर क्या समझता है, किस लैंग्वेज को समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी में 2 ही लेटर होता है, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। 0 और 1 होता है, ओनली 2, इसीलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब आती है कि इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे तो लेना देना हो जाएगा। देखते हैं अभी कैसे। बाय मतलब 2, बाइनरी मतलब 2 होता है। बाइनरी में क्या होता है कि जैसे सिस्टम हमारा CS कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर में सब कुछ जब डिस्कवरी हो रही थी, तो इस पूरे जो है ना जितने भी चीज़ें हैं, आप उसको 4 मेजर कैटेगरी में बांटा गया था। एक ज़रूरत पड़ता है हमें A to Z, एक ज़रूरत पड़ता है हमें स्मॉल a to z, एक ज़रूरत पड़ता है हमें सिंबल की, और एक ज़रूरत पड़ती है हमें नंबर की। यानी कि स्पेशली 0 से 9, ये आपका 10 ये हो गया जो नंबर की कैटेगरी में आता है। A to Z में 26 आता है, स्मॉल में 26 आता है, कैपिटल में ये हो गया। और रेस्ट आ गया आपका सिंबल, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह देखते हो, ये सारे ये 4 कैटेगरी में बांटा गया, और इसको एक नाम दिया गया। उसको जो नाम दिया गया उसको दिया गया नाम ASCII कोड। हमारे लिए देखिए, अगर हम MIS के हिसाब से सोचें तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आप सोचो, फर्स्ट सेमेस्टर BCA का फर्स्ट सेमेस्टर, DOEC का फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर आप MCA का फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ यही 2 पे रहता है, बट है बहुत आसान, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा समझने वाला बात है। यानी कि ये जितने भी आप अल्फ़ाबेट, सिंबल और नंबर देखते हो, इन सबको मिला के एक कोड बनाया गया, और उस कोड का नाम दिया गया था ASCII कोड, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं। अब BC वाले स्टूडेंट को बहुत डिटेल में पढ़ाना होता है इस चीज़ को, बट आप लोगों को ज़्यादा नहीं, बस ऊपर से समझ लें। अच्छा, इसमें जो टोटल है 255 कोड को रखा गया है, यानी कि इन सबको मिला के टोटल 255 होते हैं। अब ये 255 कौन होते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 255 कौन होते हैं, तो यहाँ पे आप कोड लिख लो, 1 से लेके 255 तक का सीरीज बना लो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 255 नहीं, 260 तक का सीरीज बना लो। तो एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कैरेक्टर, जो अभी हमने लिखा था। कैरेक्टर क्या करता है कि जो भी ASCII कोड दिया गया है, उस कोड के अगेंस्ट जो भी उसका सिंबल है, वो सिंबल आपके सामने दे देगा। कुछ सिंबल इसमें तो 20% तक हमें खुद आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन 80 to 85% आपको सब जो मेजर सिंबल्स यूज होते हैं, सबके सामने उसकी कोडिंग आपको नज़र आएगा। देखिए 33 से लेके 47 तक सारे स्पेशल कैरेक्टर जो ज़्यादातर यूज करते हैं, ये जो नंबर यूज करते हैं उसके लिए 48 से 57 है। कुछ इस तरह के सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब जो सेमीकोलन करते हैं वो अलग है। कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक, फिर 65 से 90 तक का है, 90 तक का है। स्मॉल 97 से लेके ये कहते हैं 122 तक है, 122 तक है, ये रहा। इस तरह से और भी कई सिंबल्स हैं जो यूज होता है, लेकिन इसमें जो फिक्स किया गया है 255 कैरेक्टर्स, क्योंकि 255 कैरेक्टर से आगे जाएंगे
तो देखिए एरर दिखेगा। तो इतना तो समझना है फिलहाल, इससे ज़्यादा नहीं समझना है इसमें कि ये 255 वही कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर का यूज करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका यूज होगा, अलग अलग जो सिस्टम पड़ेंगे। अब यहीं पे है कि जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कैरेक्टर है, अगर आपको कैरेक्टर पता है, ध्यान देंगे, अगर आपको कैरेक्टर पता है तो उसका कोड आप निकाल सकते हो, और अगर आपको कोड पता है तो कैरेक्टर निकाल सकते हो। अभी आपने देखा था ना कि कोड पता था तो हम कैरेक्टर निकाल लेते थे। जैसे आपको 100 नंबर कोड का कैरेक्टर जानना है तो देयर इज ए फंक्शन कॉल कैरेक्टर, और नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा। बट लिमिटेशन 255 है, किसी ने 256 इसमें डाला तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जो लिमिट्स है, जितने कैरेक्टर बनाए गए हैं उससे आगे नहीं निकाल सकते हो। आपको पता चला कि स्मॉल डी 100 नंबर कोड किसका है, स्मॉल डी का है। उसी तरह से मैं जानना चाहता हूँ कि कैपिटल ए का कोड कितना है, तो इस बार फंक्शन है कोड, यानी कि अगर कैरेक्टर पता है तो कोड निकाल सकते हो, कोड पता है तो कैरेक्टर निकाल सकते हो। तो ये तो बहुत बच्चों वाली बात होगी कि कोड है तो कैरेक्टर हो जाएगा, कैरेक्टर है तो कोड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। बट अगर हम सिंपल ए डालते हैं तो कंप्यूटर ना तो ए समझता है ना 65 समझता है, वो समझता है ये जो मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, बाइनरी समझता है। यानी कि हर कैरेक्टर को वो ब्रेक कर देता है, किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। अब इसको ए को ए नहीं समझता है, ना ही 65 समझता, तो क्या समझता है, एक फंक्शन है डैश टू बिन। डैश टू बिन एक फंक्शन है जो किसी कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए ये बीसीए वाले स्टूडेंट को इस पे 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कुछ नंबर दिया जाएगा और उसको बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। ये तो सिस्टम हमें करके दे रहा है, बट ये रूल होता है कि इसको बाइनरी में आप चाहे तो कर सकते हैं इजीली। कोई डाउट है इसमें? तो कुछ करना, हमें कुछ करना ही नहीं है कि कैरेक्टर पता है तो कोड निकल जाएगा, कोड पता है तो कैरेक्टर निकल जाएगा, और किसी भी कोड का बाइनरी निकाल सकते हो यूजिंग दिस टू बिन फंक्शन। अब आता है कि अगर मेरे को एट द रेट का निकालना है तो एट द रेट का निकल गया, अगर मेरे को लेस देन का निकालना है तो लेस देन का निकल गया, अगर हमें सेमी कॉलन का निकालना है तो सेमी कॉलन का निकालना है। यानी ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इसके अगेंस्ट कोड है, और कोड का पूरा टेबल आपको पीछे बना दिया। और ये आप बोलोगे कि सर ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन इसका यूज क्या है? एग्जैक्टली इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल अगर हम सोचें तो। लेकिन अगर थोड़ा सोचें, आपको जब हमने फर्स्ट सेशन दिया था सारे लोगों को, तो हमने बताया था रैंड बिटवीन फंक्शन। सबको क्लियर है ना रैंड बिटवीन? अगर मैं आपसे ये पूछूं विद इन दिस कि हमें इस रेंज में एक रैंडम डेटा बनाना है, बट ये किसी नंबर का नहीं टेक्स्ट का हो, और वो टेक्स्ट A to Z का हो, तो ऑब्वियसली रैंड बिटवीन फंक्शन टेक्स्ट को तो सपोर्ट करेगा नहीं, एरर आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए अल्फाबेटिकली A to Z। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया गया कि हमें कुछ रैंडमली नंबर्स चाहिए, सॉरी टेक्स्ट चाहिए A to Z, तब आप तो रैंड बिटवीन लगाएंगे। इसमें 65 से 90, ये याद रखने वाला बात है कि 65 से कैपिटल A स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है। तो ऐसा करके अगर इसको ड्रैग कर दोगे तो 65 to 90 के बीच में नंबर आ गया। बट ये भी मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन था A to Z। तो क्या इस नंबर को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर आ गया जो मैं चाहता था। यानी आज के बाद कोई अगर आपको बोलेगा कि क्या हम रैंड बिटवीन से अल्फ़ाबेट का भी रैंडम वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ रैंड बिटवीन नहीं काम चलेगा, रैंड बिटवीन के साथ कैरेक्टर फंक्शन होना चाहिए। अब आइए, क्या आपने कैप्चा का नाम सुना है? जब कभी कोई एक वेबसाइट पे जाएंगे ना तो कुछ ऐसा रहेगा A7 कुछ 00P7 कुछ आगे पीछे कोई बड़ा छोटा ऐसा रहेगा।
दिस इज कॉल्ड कैप्चा। और कैप्चा क्रिएट करने में हमें इसका जरूरत पड़ेगा, बट कैप्चा क्रिएट करना कोई सिंपल बात नहीं है। इसके लिए हमें 3 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक फंक्शन पड़ेगी कैरेक्टर, एक पड़ेगी रैंड, ये दोनों तो आप जानते ही हो, सॉरी रैंड बिटवीन, इन दोनों का तो यूज कर ही चुके हो। और एक तीसरा फंक्शन है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। ये 3 फंक्शन मिल जाएगा तो हम कैप्चा क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, बड़ा सिंपल है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं हो तो अगला कैप्चा बनाने में आपको नो सर। आप देखेंगे कि ये देखिए इक्वल टू को छोड़ के, श्रुति आपके यहाँ से आवाज आ रहा है, साइलेंट कर लेंगे प्लीज, बैक एंड से आवाज आ रहा है। मेरे साइड से नहीं आ रहा है सर, मैं साइलेंट पे। ओके, देखिए कैरेक्टर से लेके जितने तक फंक्शन है उसके बाद एंड मतलब कॉनकैटिनेट, एंड मतलब कॉनकैटिनेट, एंड मतलब कॉनकैटिनेट, एंड मतलब कौन। 5 बार मैंने सेमी फंक्शन को कॉनकैटिनेट कर दिया तो देखिए एक कैप्चा 5 कैरेक्टर का बन गया कैप्चा, जो आपको कई बार बहुत सिंपल कैप्चा रहता है। अब स्ट्रॉन्ग कैप्चा कैसे बनाया जाता है? स्ट्रॉन्ग कैप्चा के लिए आपको इसकी कोडिंग पता होना चाहिए, यानी याद रहना चाहिए, रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंटरेस्टिंग है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं कि ये इंटरेस्टिंग है इसलिए दिखा रहे हैं, ये समझना है कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, यानी कि एंड करके जोड़ दिया। अब देखिए पहला जो रैंड बिटवीन है और जो दूसरा रैंड बिटवीन है, तो दूसरे वाले को हम 65 को हटा के 97 से 122 कर देंगे। लेकिन ये याद होना चाहिए कि ये किस लिए होता है, ये स्मॉल लेटर के लिए होता है। तो आप देखिए अब कैपिटल के साथ स्मॉल लेटर भी देने लगा, यानी एक कैपिटल फिर स्मॉल फिर 3 कैपिटल, बस 3 कैपिटल लेके हम क्या करेंगे। इसलिए इसमें मैं जा रहा हूँ और हमने बोला इसमें कि 48 से लेके 57, 48 से लेके 57 पता है ना कि क्या चीज़ का कोड था, ये था नंबर का। अब एक स्मॉल लेटर भी आ गया, एक कैपिटल लेटर भी आ गया, एक नंबर भी आ गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए, सिंबल पे जाइए। सिंबल में हमें याद है, आपको याद रखना पड़ेगा 33 से लेके 47 तक ये आपका चलिए ये कुछ सिंबल्स आते हैं, ये देखिए कुछ सिंबल्स आ जाएंगे। या अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पीछे जाके टेबल में से देख लो कि हमें ये सिंबल वाला 33 से लेके कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए 33 से लेके, यस बिल्कुल सही था, 48 से 57 ये भी सही था। तो ये देखिए कैप्चा जो आपका बना है इसमें नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, सिंबल भी है। अब स्पेशल कैरेक्टर का एक और है ग्रुप, देखो जैसे हैश डॉलर वगैरह लाना चाहते हो तो नहीं, ये सब का तो यूज कर ही चुके हैं, ये वाला यूज करना चाहते हो जिसका कोडिंग 58 से लेके 64 तक है। 58 से 64 कहीं पे जाके ये सेकेंड वाले में हो गया है, थर्ड वाले में यूज कर लेते हैं। इसमें क्या नाम था, 58 से लेके 64 तक। अब ये तो आपको तभी इस तरह का कैप्चा के बारे में सोच सकोगे कि अगर हमें एक कैप्चा बनाना है। यहाँ कैप्चा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं था, यहाँ ये बनाना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैसे फंक्शन को मर्ज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्केटिनेट, यानी कैरेक्टर भी लगा, रैंड बिटवीन भी लगा और कॉन्केटिनेट भी लगा। इसके हिडन में सारे कोड का नॉलेज भी तो आपको होना चाहिए कि कितने दूर से कितने दूर तक कौन कोड होता है। तो कहने को तो कैप्चा क्रिएट किया है, बट हमने यहाँ पे इन सारे फंक्शंस को मर्ज कर दिया। तो आई होप सबको कैरेक्टर कोड का यूज भी समझ में आ गया होगा कि कैसे लोग कैप्चा क्रिएट करता है। पहला दिन बताया था कि रैंड बिटवीन कैसे क्रिएट किया जाता है, OTP, और आज सीखा आपने कैप्चा। लेकिन कैप्चा कितना जरूरी है ये आपने देख लिया। आइए एक पढ़े थे हम लोग ऑड इवन, सॉरी इज ऑड इज इवन, बट दिस इज नॉट इज ऑड इज इवन, दिस इज ऑड इवन। किसी को आइडिया है ऑड इवन के बारे में? किसी को है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है।
वी हैव ऑड फंक्शन एंड वी हैव इवन फंक्शन। कोई बता सकता है कि ऑड क्या है और इवन क्या है? सर ओड नंबर निकालता है आपका ऑड वैल्यू, और सर उसमें इवन वैल्यू सिलेक्ट इवन वैल्यूज। नहीं, ये कन्वर्ट करता है। फिर भूल गए ना, कल ही पढ़ाया था। सेलेक्ट थोड़ी ना करता है, ये कन्वर्ट करता है। देखो इज ऑड इज इवन में बताता है कि ऑड है या नहीं है, ट्रू एंड ट्रू फॉल्स बताता है। लेकिन ये कन्वर्ट करता है। यही तो कन्वर्ट वर्ड बोलना जरूरी है। ऑड किसी भी नंबर को ऑड में कन्वर्ट कर देता है अगर वो ऑड नहीं है तो। क्योंकि 3 2 4 ऑड नहीं है तो इसको 1 प्लस करके ऑड बना देगा। और खुद अगर कोई ऑड है तो उसको ऑड ही रहने देगा। देखो 23 को ऑड ही रहने दिया, 423 को ऑड ही रहने दिया। ऑड हमेशा कन्वर्ट करने का काम करता है, जबकि इज ऑड इज इवन उसको ट्रू फॉल्स में बदलता है। अच्छा, ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आप लोगों का इफ़ शुरू होगा, और इफ़ में जितना बेसिक फंक्शन पे आपकी कमांड रहेगी उतना ज़्यादा लॉजिक आप बना पाओगे या सोच पाओगे। ये तो आपको पता चल ही जाएगा कल परसों तक आने वाले सेशन में। इवन सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर इवन है तो ठीक है, अगर इवन नहीं है तो उसको इवन बना देगा। देखिए इवन है तो ठीक है, जो इवन नहीं था उसको इवन बना देगा। देखिए इसको इवन बना दिया है, इसको इवन बना दिया है। एक आध और डालो इसमें ताकि ये देखिए इवन बना दिया है। तो ऑड और इवन में फ़र्क होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट ऑड इवन में? आइए, एक फंक्शन, ये कुछ फंक्शन है जिसका यूज हमने आप लोगों को कल बताया था 9 बजे वाला बैच में। कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इस तीनों के बारे में कि क्या होता है? सर राउंड में तो शायद राउंड कर देता है, राउंड अप, मतलब कि जैसे फंक्शन से मतलब 2.3345 रहेगा तो उसको राउंड करके 0.3 या 0.4 बना देगा इस तरीके से। कोई नहीं, कल आशिमा ने ज्वाइन नहीं किया था, अनिल आपने ज्वाइन किया था। अनिल आप बताएंगे? अनिल आरिफ सर आप बताओ, राउंड अप राउंड डाउन क्या होता है? राउंड अप में राउंड जो है वो अब इंटीजर में नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 32.35 है तो राउंड कर देगा 32 में, ठीक है। उसका फंक्शन ऐसा होगा इज इक्वल टू राउंड करके आपको वो सेलेक्ट करके कॉमा देके 0 देना पड़ेगा तो राउंड वैल्यू दे देगा। राउंड अप ये होगा कि अगर मान लो वैल्यूज है 12.54 तो वो नियरेस्ट राउंड मतलब 13 करेगा, और 12.49 है तो 12 करेगा, राउंड डाउन। बिल्कुल करेक्ट। चलिए मैं बताता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए कि ये 4 फंक्शन है, 3 ही नहीं 4 फंक्शन है जिसका एक ही काम होता है, सिमिलर काम है। ये चारों का काम है राउंड फिगर में करना डेसिमल वाली वैल्यू को। देखिए रैंड से हमें रैंडम मिलेगा, प्लस रैंड बिटवीन से हम लोग रैंडम डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन से क्या आउटपुट मिलेगा, कोई बता सकता है? इससे हमें रैंडम डेटा मिलेगा। 0 से लेके हाँ पूरा 100 तक वैल्यूज आ जाएंगी। 0 से नहीं मिलेगा, रैंड बिटवीन वाले फंक्शन में पॉइंट की वैल्यू जुड़ के मिलेगा। तो हाँ। ऐसा डेटा मिलेगा, सारे के सारे दशमलव वाला डेटा मिलेगा। अब क्या होता है कि आप अगर फिनांस डिपार्टमेंट में काम करते हो या एमआईएस में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक फिगर आपका फुल फिगर आए। लेकिन बॉस बोलता है कि नहीं जी मेरे को ना राउंड फिगर में दो आंसर, ये पॉइंट में मत दो। तो इसी को राउंड फिगर में करने के लिए कोई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 फंक्शन है। बट अमंग दिस फंक्शन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन राउंड, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। बट इन तीनों को भी साथ में समझना पड़ेगा। सबसे पहला है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कि सिर्फ आपको इसमें से पॉइंट के पहले की वैल्यू देगा, पॉइंट के बाद में वो देखेगा ही नहीं कि क्या है और क्या नहीं है। चाहे वो देखेंगे कि वैल्यू में पॉइंट के बाद 93 है या 97 है, वो पॉइंट के बाद में जाएगा ही नहीं, बस पॉइंट के पहले की वैल्यू देख लेगा। सिंपल इंटीजर का मतलब ही होता है दशमलव से पहले का पार्ट। राउंड डाउन इज द सिमिलर फंक्शन, बट इसको लगाने का तरीका ऐसा होता है कि राउंड डाउन लिखोगे, डाउन मतलब छोड़ना, ऐसे याद रखेंगे, डाउन मतलब छोड़ना,
तो ये क्या करता है, जीरो नीचे का नंबर लेता है। इस पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू है ना सबको छोड़ देता है, यानी कि इसमें 0.15 छोड़ दिया है, मतलब सिमिलर टू इंटीजर, बट ये फंक्शन राउंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डाउन मतलब छोड़ना, कम कर देना, अप मतलब बढ़ा के लेना, ये थोड़ा बढ़ा के लेता है, राउंड अप। दिस कॉमा 0, देखिए चाहे 0.03 भी रहेगा तब भी पर 1 रुपये चढ़ा के ले रहा है वैल्यू, बट ये चलता है इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं राउंड, ये चलता है मैथमेटिकल रूल से। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर पॉइंट की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा, ये दोनों काम, यानी राउंड अप और राउंड डाउन दोनों का काम लेके चलता है एज पर डेटा। तो राउंड अप आप जब राउंड लगाते हो, कॉमा 0 करते हो, तो इसका ये मतलब होता है कि ये वैल्यू चेक करेगा पॉइंट में जाके कि 0.5 या 5 से ज़्यादा है कि नहीं, नहीं था तो सेम, लेकिन जिसमें भी ज़्यादा था, ये देखिए 97 के बदले में 1 रुपये कैरी कर दिया 39 हो गया, यहाँ पे 34 के बदले में 1 रुपये कैरी कर दिया 35 हो गया, तो ये चलता है। अब किसी किसी को ये भी क्वेश्चन होता है कि सर वो 0 क्यों लगाते हैं। ये होता है कि अगर बॉस ने बोला नहीं कि ठीक है तुम आंसर तो 4-5 पॉइंट में निकालते हो, बट मेरे को 2 पॉइंट में आंसर चाहिए, तो इस 0 को बढ़ा के 2 कर दो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन मान लो तो समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या होगा कि 2 अंक के बाद ये तीसरे अंक को चेक किया, नहीं था 5 से ज़्यादा, 19 ही रखा। देखो इसमें 2 अंक के बाद तीसरा 5 था, इसलिए 0.3 नहीं 0.4 हो गया। इसमें देखो तीसरा 2 है, इसमें तीसरा 3 है, इसमें तीसरा 0 है, इसमें 0 है, सिर्फ एक ही मिला यहाँ पे, जिसको कि राउंड कर रहा है पॉइंट के बेस पे, बट एक्चुअली इसका यूज नहीं होता है, हमेशा ये राउंड फिगर करने के लिए ही इसका यूज होता है। तो ये था राउंड से रिलेटेड 4 फंक्शन, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और इंटीजर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। इसके बाद आप लोगों में से कितने लोग हो जो डेट और टाइम का फंक्शन पढ़े हो? डेट और टाइम का पढ़ा हुआ है सर। 9 बजे वाले में डेट और टाइम कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी का हुआ भी है, किसी का नहीं भी हुआ है, तो टेंशन मत लो, जो बोल रहे हैं हुआ है उनको जवाब देना है कि ईओ मंथ क्या होता है। देखो हुआ और नहीं हुआ के बीच में एक चीज और है कि कितने, अब मेरे तरफ से हुआ है और आपकी तरफ से भी हुआ है, लेकिन मैं पूछूं तो बोलो नहीं हुआ है, तो गलत बात है। हुआ नहीं करना है गिदर से। हमें हुआ का आंसर चाहिए, अगर हुआ तो आप बताइए। तो उसमें वो जैसे इज इक्वल टू डेट डालेंगे तो आज का डेट आ जाएगा। सर ईओ मंथ के बारे में पूछ रहे हैं, आज का डेट कैसे आ जाएगा? जबरदस्ती। भैया ये ईओ मंथ का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एक्सपायरी डेट एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ अगर मंथ, किसी- यस, हाँ। चेतन का आंसर सही है। अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ ही लेना है, यही 4 फंक्शन है, और बाकी 9 बजे वाले लोग भी समझेंगे इसको। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप मान लो कि कोई परचेज किए हो, आपके पास परचेज डेट है और इसमें नंबर ऑफ मंथ की वारंटी पड़ा हुआ है। अगर हमने बोला आपसे कि देखो हमने एक सामान है जो 1 जनवरी 2021 को खरीदा है और इसमें हमें 9 महीने की वारंटी मिली, तो वारंटी किस दिन लैप्स कर जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड ई डेट, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डेट। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डेट। कैसे ई डेट लगाते हैं? ई डेट जब डालोगे तो ये पूछता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट का मतलब होता है कि उस डेट के बारे में आप जिस दिन कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या लगा रहे हो। कॉमन नंबर ऑफ मंथ्स मतलब ये मंथ। तो ये आंसर जो है ना ऐसे नहीं देता है, ये नंबर में देता है। आपको थोड़ा फॉर्मेट भी चेक करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 जनवरी में 9 महीने जोड़ दिया जाएगा तो 1 अक्टूबर। कोई ऑल्टर वर्ड 122 महीने कोई बोल रहा है कि जोड़ने पे क्या होगा, कोई बोल रहा है 111 महीने जोड़ेगा तो क्या, मतलब ऑल्टर से ऑल्टर नंबर ऑफ मंथ को जोड़ने के लिए आप ई डेट का यूज कर सकते हो। तो जो ई डेट का फंक्शन होता है वही ईओ मंथ का भी होता है, ध्यान देंगे।
इक्वल टू ईओ मंथ, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, ये भी तो वही बोल रहा है, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, और आंसर भी वैसे ही नंबर में आता है। बट इसको भी थोड़ा हम लोग फॉर्मेट ठीक कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, ईओ मंथ का मतलब होता है कि इतने महीने जोड़ने के बाद उस महीने की आखिरी तारीख, एंड ऑफ द मंथ। ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ द मंथ। मान लो 1 जनवरी को मैंने 3 महीने का कोई प्रोजेक्ट का हमने लिया है, तो 3 महीना कब पूरा हो जाएगा? वैसे तो पूरा 1 अप्रैल को होना चाहिए, बट अगर आप ग्रेसिंग पीरियड वगैरह देते हो तो वो हो गया हमारा उस महीने की आखिरी तारीख। अगर कोई हमने 14 फरवरी 2021 को एक मोबाइल खरीदा, किस लिए खरीदा? किसी भी कारण से खरीद सकते हैं, लेकिन डेट थोड़ा खतरनाक है तो आप ही समझ सकते हो किस लिए खरीदा, है ना। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो हस्बैंड अपने वाइफ के लिए खरीदेगा और बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा, गर्लफ्रेंड भी कभी कभी बॉयफ्रेंड के लिए खरीदेगा। तो एक आपने मोबाइल खरीदा और उसमें मिला आपको कुछ ऑफर चल रहा था, वैलेंटाइन ऑफर चल रहा था कि 12 नहीं मैं 15 महीने की वारंटी दूंगा। तो भाई 15 महीने 24 फरवरी से 15 महीने कब पूरा हो जाएगा? तो ये 14 मई को पूरा हो गया। उसमें एक ग्रेस पीरियड और मिल गया कि उस महीने की आखिरी तारीख, यानी कि 15 महीने जुड़ तो एग्जैक्टली इस तारीख को पूरा, उसमें और जुड़ गया, चाहे यहाँ पे तारीख कोई भी हो, उस महीने की आखिरी तारीख बताएगा। अच्छा, अगर हम डेट सिस्टम की बात करें तो आज तक में 10-12 हज़ार स्टूडेंट से मैंने पूछा है कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा 30 है कौन सा 31, सारे ने इसी रूल को बताया है, ये ऊंचा गड्ढा वाला। आई गेस आप लोगों में से भी यही रूल को फॉलो करते होंगे, लेकिन यही वो ईओ मंथ है जो हमें बताता है कि किस महीने में 31 का मंथ लगे, किस में 30 का, किस में, तो उसके लिए हम ईओ मंथ का यूज करते हैं। यहाँ तो हो गया कि एंड ऑफ द मंथ, बट ईओ मंथ का यूज कैसे करेंगे? चलिए एक R&D लेते हैं, यानी कि फिर से लॉजिक की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई ऐसा एक फंक्शन बताओ कि अगर मैं यहाँ पे वो फंक्शन लिख के ड्रैग कर दूँ तो अपने आप उस महीने की आखिरी तारीख पता चल जाए। मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2021 ही लिख देता हूँ। कोई ऐसा फंक्शन बताओ यहाँ पे, देखते हैं कि किसका किसका लॉजिक चलता है। देखिए, फंक्शन पढ़ लेना और फंक्शन लगाने, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप फंक्शन को सोच कितना पाते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी है ना, तो 31 जनवरी 2031, फिर 28 फरवरी या 29 फरवरी जो भी होगा, फिर मार्च 31 मार्च, आखिरी तारीख दिखे इसमें सारे महीने का। क्या करें? सोच के देखिए, शायद कुछ बात बने। डे मंथ ईयर वाले फॉर्मूले से नहीं, यू आर ओपन, आई एम नॉट इन हरी। जैसे बोलोगे मैं टाइप करने के लिए तैयार हूँ, बट आई नीड जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा है। Sir, could you please repeat the question? हमारा जो मंथ होता है ना मैम, Yes, वो sir. हर महीने की एक आखिरी तारीख होती है, 31 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। मैं चाहता हूँ कि हर महीने का, यहाँ जैसे आप जनवरी फरवरी की लिस्ट बनाते हो ना, तो हर एक महीने का ये बता दे कि ये 30 का पड़ेगा, ये 31 का पड़ेगा, ये 28 का पड़ेगा, ये 29 का पड़ेगा, ये क्लियर बता दे। ईओ मंथ इक्वल टू ईओ मंथ ये लगा के इसमें ये डेट लगा के +1 ऐड कर देंगे। चलो मैं एक एक करके लेता हूँ, कौन बताना चाहते हैं? हाथ रेज करेंगे, मैं उससे पूछूंगा, नहीं तो फिर आवाज पता नहीं चल पाता है। तो इसमें हैंड ईओ रेज मंथ लगा के मतलब इक्वल टू ईओ मंथ लगा दिया सर, ठीक है। अब इसमें ना स्टार्ट डेट जैसे 30 जनवरी 1 ठीक है, जनवरी, ठीक है, तो इसमें मंथ ऐड करने तो +1 करके ड्रैग कॉमा 1 कर दिया और 1 कर दिया, ऐसा ना? हाँ, अगर ऐसा करेंगे और इसकी अगर हम डेट फॉर्मेट भी निकाल लें तो ये तो 28 फरवरी बता रहा है फरवरी का मंथ सर 28 का ही होता है। सर। 27 मेरे का 28 को का जनवरी का पहले मिले ना, उसके बाद ड्रैग करके तो सारा आंसर भी तो चाहिए। मेरे को तो सारे 28 फरवरी दिखा रहा है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि जनवरी के सामने जनवरी का दिखाए, फरवरी के सामने फरवरी का दिखाए, इसीलिए तो ऐसा मेहनत करा है हमने। बट कोई बात नहीं, सोचिए
कैसे हो सकता है? एंड ऑफ मंथ और एंड डेट दोनों का फॉर्मूला सेम लगाएं तो कंबाइन करके एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द, एंड डेट। तो कैसे लगाएंगे बताइए, मैं यहाँ पे लगा के ट्राई करता हूँ। क्योंकि देखिए लॉजिक जब तक नहीं अपने आप चलाओगे ना, तो सिर्फ मेरे लॉजिक से आप कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। बताइए कि क्या लिखें, इक्वल टू एंड मंथ। एंड मंथ, एंड मंथ तो कोई होता ही नहीं है, एंड मंथ End नाम का of कोई the फार्मूला ही नहीं होता है। तो दो ही एंड फार्मूला ऑफ होता है, ईओ मंथ होता है और ई डेट होता है। ईओ मंथ। ईओ मंथ आपने बोला, ठीक है। सर और इसके बाद ये वाला डेट जो स्टार्ट डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर ई डेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद ई डेट भी लगा देते हैं, ठीक है। और This. सर यस सर देन लास्ट में नहीं समझ में आ रहा कैसे ऐड करेंगे इसको। क्या करेंगे? मंथ ऐड एंड करेंगे, लगा देंगे सर मंथ। एंड कर दें। यस। ये तो और भी कुछ और खतरनाक सा आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। चलिए देखिए, इसका आंसर किसी के नजर में और है जो ट्राई करना चाहता है? सर एक कस्टम लिस्ट भी तो होती है जो इनबिल्ट कस्टम लिस्ट होती ये है। भगवान, नहीं इनबिल्ट होगा, कस्टम लिस्ट नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ नहीं पे। होगा। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिससे कि मैं ड्रैग कर दूं तो अपने आप हर महीने की आखिरी तारीख दिख जाए। सर इसमें एक बार ये वो लगा सकते हैं, ई एंड ऑफ ई मंथ इज इक्वल टू ई मंथ और ये वाली डेट, और उसके बाद लास्ट में 1 की जगह जनवरी लगा दें। क्या करेंगे सर? इक्वल टू ईओ मंथ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्टार्ट month डेट ये कॉमा कॉमा और मंथ वो जनवरी वाला है। जनवरी लिख दें ऐसा? हाँ। अच्छा, जनवरी में ऐसा सेलेक्ट कर लें। हाँ। ये तो और एरर आ जाएगा। चलिए आप देखिए कितना इजी ट्रिक था, और जो पढ़े वो बेसिक में वही में से है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तूफान या बहुत बड़ा लॉजिक बता रहे हैं कि आप या कोई समझ नहीं पाएगा और बता नहीं सकता था, बता सकता था। अगर मैं मान लो कि हम लोग ईओ मंथ की बात कर रहे तो ईओ मंथ तो लगेगा कॉमा दिस कॉमा 1 करेंगे। तो देखिए जो हरगोपाल जी ने पहले किया था मैं वही काम कर रहा हूँ। इसके बाद ड्रैग करने पे क्या चैलेंज आया? चैलेंज ये आया कि पहले को छोड़ के अगले में ये चला गया 1900 ईस्वी में। अब ये देखो इसलिए चला गया कि ये जैसे जैसे नीचे जाओगे तो अपने सामने सामने का उठाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना था, A1 को फ्रीज करना कर चलिए देंगे। फ्रीज कर दिया। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि खुश होने वाली बात है, तब भी पर सामने आंसर सबका सेम ही आएगा। अब आइए, अब हमें कुछ ऐसा सोचना है ताकि ये अपने आप 1 से 2 हो। कल भी बताया था यामिनी वाले बैच सर में। वो A1 रो वाला यस, रो अगर मैं ये 1 नहीं लिख के, रो तो हमने रो कर देंगे। वीलुकअप में भी रो पढ़ा था, रो को डायनेमिक करने के लिए, कॉलम को डायनेमिक करने के लिए। रो ऑफ A1 करता हूं तो क्या आंसर आएगा? फरवरी ऑनवर्ड्स का सही आंसर सारा आ जाएगा। यस। लेकिन हमें तो जनवरी से करना है। अच्छा ये बताओ कि इतने का क्या आंसर आएगा? इतने का आंसर क्या आएगा? सिर्फ मैं जितने सेलेक्ट किया, रो ऑफ A1 का क्या मतलब है? 1 जनवरी 2021 नहीं, नहीं 1 सर आप लोगों को रो तक नहीं पता है, कैसे आप बड़ा बड़ा फॉर्मूला सोच पाएंगे? 1 ये इसमें आम इमली नीम कुछ भी टाइप रहे, वो तो रो नंबर बताता है ना, रो तो रो नंबर बताता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईओ मंथ में जब 1 महीने जुड़ जाएगा तो फरवरी बन जाएगा। हम 1 मंथ नहीं जोड़ेंगे, हम बोलेंगे कि -1, यानी 1 - 1 तो 1 0, फिर अगला महीना जब जाएगा तो 2 - 1 मतलब 1। आप देखो डायनेमिक हो गया। समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस। इसको कहते हैं फॉर्मूले। ऐसे करके फॉर्मूला सोचा जाता है, तब जाके आप डैशबोर्ड पे ज़्यादा लॉजिक सोच पाएंगे। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है? सर ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा वाला?
यही वाला जो अभी हम ऊपर मैंने लगाया था मतलब सर। ये वाला में इसमें से कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया? सर ऊपर जो अभी लगाया था ये रो करके। ये समझ में आया? हाँ सर। पहले ये सोचो, ये समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, इसमें से -1 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? अब 0 आएगा। ठीक है, और इसको ड्रैग कर देते हैं, चूंकि इसमें फॉर्मूले डेट का लगा हुआ है इसलिए इसको जनरल कर दो। अब ये 0 से शुरू होगा। देखो, रो ऑफ A2 मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा। रो ऑफ A3 मतलब 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा। तो ये डायनेमिक हो गया। यही तो होला कि पहले मंथ में हमने बोला कि ईओ मंथ लगाओ, तो ये डेट को फिक्स कर दो क्योंकि यही डेट को खींचना है आगे। और मंथ में मैंने बोला ये वाला पार्ट जोड़ते जाओ। तो ये वाला पार्ट में है क्या चीज? इस वाले पार्ट में क्या है? इस वाले पार्ट में यही तो है जो मैंने इस जगह पे लगाया है, यही है। देखो, रो ऑफ A1 -1 जो यहाँ पे अलग से देख रहे हो वही तो लगा है। यहाँ पे मिक्सिंग हो गया, ये इसको बोलते हैं फॉर्मूला। और जो आप सोचते हो वो अलग अलग फंक्शन सोचना। देखो, अल्फ़ाबेट अलग होता है, कैरेक्टर अलग। अल्फ़ाबेट कैरेक्टर एक होता है, वर्ड होता है, उसको कंबाइन करना, ये फॉर्मूला बनाना। यही तो मैं डे 1 से बता रहा हूँ कि जब क्वेरी आती है ना तो असल में लॉजिक तब आपका क्लियर होता है कि आप कितना सीखे हो कितना नहीं सीखे। सर मतलब फंक्शन एक होता है, फंक्शन को कंबाइन करके फॉर्मूला बनता है। कैरेक्टर अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसको जोड़ के 26 लाख वर्ड बना लो ना। वो तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है और आप कितने वर्ड बना सकते हो उसके ऊपर है ना। सर इसको फ्रीज कैसे किया? F4 किसने पूछा? मैंने, विशाल। अच्छा, आपने अभी एक्चुअली F4 सर होता है। ओके। इक्वल टू किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो F4 दबाएंगे तो अपने आप डॉलर साइन लग जाता है। इसका ये मतलब होता है जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे ना तो वो नीचे बढ़ेगा नहीं, फिक्स रहेगा हर बार। वैसे क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था, अपने अपने रेफरेंस के साथ बढ़ रहा था। ओके। यस, कोई बात नहीं। 8 o'clock वाले तो बिल्कुल ये बात नहीं पूछना क्योंकि वे लुकअप आप लोगों का हो गया। तो आपको तो फ्रिज का एक एक पार्ट पता है कि कब छोड़ते हैं कब लगाते हैं। क्लियर है ना? क्लियर हो गया सर। अब देखो, जब क्वेश्चन नहीं था तो ईओ मंथ कुछ नहीं था, एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं। लेकिन जब वही क्वेश्चन के रूप में आता है तो अच्छों का लॉजिक नहीं काम करता है यहाँ पे। बट लॉजिक लगाना सीखिए, यही है लर्निंग। अगर आप सिर्फ इसको ग्रीन कर लेते हो तो इसका मतलब आप 60% एक्सेल सीखे हो। इस ग्रीन करने के अलावा इसको जोड़ना सीख लिए तब समझ लो आप 90% या 100% के बीच में चल रहे हो। तो जब भी हम क्वेश्चन इस मोड में आते हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि कहाँ पे आप फंस जाते हैं। देखो, ये पूछा यहाँ फंस गए, ये पूछा यहाँ फंस गए, यानी कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक्सेल समुद्र है। मैं 21 साल से एक्सेल पढ़ा रहा हूँ, 21 साल हो गया, तब भी पर हमें कुछ ना कुछ नया चैलेंज मिल जाता है। आपको तो कितना पढ़ रहे हो वो तो आप खुद ही बता सकते हो। अपना फीडबैक खुद ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं दूंगा तो मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा तब फीडबैक दूंगा, तब तो पता चला 0/सन्नाटा आ जाएगा। तो इतना डीमोटिवेट भी नहीं होना है कि मैंने 7,000-8,000 रुपये खर्च कर दिए, सब बेकार तो नहीं चला गया। बेकार तो नहीं ही गया, ऑब्वियसली आप 0 से 60-70 पे आए हो, लेकिन ये 70 से 90 और 100 का जो सफ़र है ना, वो प्रैक्टिस का सफ़र है कि कितना आप प्रैक्टिस कर पाते हो। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो एक एक्सेल सीखने के बाद नहीं कर सकता, लेकिन ये जैसे जैसे चैलेंज आएगा, महीने 2 महीने 6 महीने, जैसे जैसे आपके पास चैलेंज आएगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से चीज़ों को कंबाइन करना शुरू करो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसी को आप कंबाइन करो, जैसे जैसे लॉजिक आ रही है वैसे वैसे आप लगाना शुरू करें। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, ये 2 फंक्शन है जो डेट और टाइम से जुड़ा हुआ फंक्शन है, इसको समझ लीजिए। नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। इसके साथ मैं एक और फंक्शन जोड़ देता हूँ, डेज फंक्शन, ताकि एक कैटेगरी में आपको तीनों का मतलब समझ में आ जाएगा। देखो, लाइफ में जितने भी आदमी से मिले होंगे या खुद आप
इसमें आपको नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने के लिए इसका यूज होता है। यानी कि आप जब भी किसी भी ग्रुप में मिले होंगे, किसी भी आदमी, आपको 3 तरह के लोग मिले होंगे। पहला मिला होगा जो 7 डेज वर्किंग है, दूसरा मिला होगा 5 डेज वर्किंग वाला, और कुछ लोग हो जाएंगे जो कस्टमाइज्ड होते हैं। इसी चीज को निकालने के लिए स्पेशली ये 3 फंक्शन बनाया गया है। ध्यान देंगे सारे लोग अच्छे से, क्योंकि अच्छा ऑप्शन है। मान लो ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये आपकी लास्ट डेट ऑफ वर्किंग है। जो ही आपने जो लास्ट कंपनी ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था, कुछ याद है? सर 38 सितंबर 2019। 38 सितंबर 2019। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। और आपने जॉब तो छोड़ा नहीं ना? नहीं तो सर, लास्ट डेट ऑफ वर्किंग मतलब आज ही है, आज भी आप काम करके आए हो। चलो, यानी कि अगर आपने छोड़ दिया तो वो वाला डेट डालना, वर्किंग हो तो टुडे डालना। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि ये 2 डेट्स हैं। अब मान लो कि इसमें 3 हो सकता है ये उस कैटेगरी में आती है जहाँ पे इनको 7 दिन काम करना पड़ता है। तो डेज एक फंक्शन है जो सिंपल बताता है एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट मतलब ये पूरा कैलकुलेट करके बता देगा कि इन दोनों डेट के बीच में कितने डिफरेंस हुए हैं, यानी आप कितने दिन से कंपनी से जुड़े हो या कितना दिन आपने काम किया। जो लोग 7 दिन काम करते हैं उनके लिए तो नंबर ऑफ एसोसिएशन और नंबर ऑफ वर्किंग डेज सेम ही है। इस कैटेगरी में डॉक्टर होते हैं, किराने वाला होता है, मेरे जैसे ट्रेनर्स होते हैं, ये सब हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, कंपनी के मालिक, बेचारे वो लोग 7 दिन काम करते हैं, चाहे ठीक है 2 घंटे कम किया ज़्यादा किया, लेकिन 7 दिन काम करते हैं, उनके लिए कोई ऑफ नहीं होता है। दूसरा होता है कि जो अच्छी कंपनी में काम करते हैं वो बड़ा सुकून वाला रहता है जॉब, 5 दिन काम किया 2 दिन छुट्टी। तो दैट इज, ये सिर्फ स्पेशली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो 5 दिन काम करते हैं और परमानेंट सैटरडे और संडे ऑफ होता है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर मेरे को ये फंक्शन नहीं होता तो हम डायरी लेके बैठते तो 1 घंटा लगता कैलकुलेट करने में कि हमने कितने दिन काम किए। लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क डेज नाम का फंक्शन है तो कुछ नहीं कह रहा है कि स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा हॉलीडे भी बोलता है। हॉलीडे मतलब होता है कि अगर आपने कोई छुट्टी उट्टी ले रही है तो वो भी लिस्ट शायद में लगा दो। तो मैंने बोला कोई छुट्टी नहीं ली है, यानी कि मैं कंपनी से 623 दिन से जुड़ा हूँ और हमने काम कितने दिन किए, 446 दिन। किस कंडीशन में, जब हमारा सैटरडे संडे ऑफ हो। तो जो ही सैटरडे संडे ऑफ है या फिर 6 डेज वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ होता था सर, 5 आप डेज। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि आप अभी तक में वैसे तो कंपनी से 623 दिन से जुड़े हो, बट नॉर्मली सर यू हैव वर्कड ओनली फॉर 446 डेज। अब एक आता है कि कभी कभी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ज़्यादातर वो 6 डेज वर्किंग लेते हैं, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट वाले। स्कूल भी 6 दिन खुलता है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है सैटरडे हाफ डे हो जाता है, बट स्टाफ जो उसके यहाँ काम करता है उसको तो बेचारे को तो संडे का भी काम करके निकलना पड़ता है। बैंक में भी लगभग 6 डेज का ही कॉन्सेप्ट है, तो आजकल ये मिक्स कर दिया कि हाफ लगा दो फिर 2 सैटरडे 2 ऑफ, वो एक कस्टमाइज हो गया। लेकिन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन दिया है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का, ये स्टार्ट डेट पकड़ो फिर एंड डेट पकड़ो, यहाँ वीकेंड का ऑप्शन है, आप चूज करो इसमें से कि आपके पास क्या है। जैसे सोचो जिसका सिर्फ संडे संडे ऑफ था, हम लोग स्कूलिंग किए थे, कॉलेज किए थे, सारे संडे संडे ऑफ था। मेरे पापा बैंक में थे तो मैं देखता था कि आज ना सैटरडे संडे वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 7 डेज में से 6 डेज उनका वर्किंग था, तो संडे संडे वाले जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बस डबल क्लिक करेंगे तो 11 सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो तीनों कंडीशन आपके सामने कि अगर आपकी कोई छुट्टी नहीं है तो 623 दिन, 2 छुट्टी है तो 446 दिन और 1 छुट्टी है तो 535 दिन काम करना पड़ेगा। अगर आपने कोई छुट्टी ली है तो और
उसको माइनस कर दो, 10 छुट्टी लिया तो 10 माइनस कर दो, 5 छुट्टी है तो 5 माइनस कर दो। सो दिस इज कॉल्ड डेज, नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। तो आई होप सबको सर ये क्लियर। हॉलीडेज वाला जो होता है वो ऑप्शनल होता है ना, मीन्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे एक्चुअली ऑप्शनल होता है, एग्जैक्टली ऑप्शन होता है। ऑप्शनल क्यों बनाया गया, उसके 2 रीजन होते हैं। ये जो हॉलीडे होता है ना, ये कई तरह का हॉलीडे होता है। पहला एक फेस्टिव हॉलीडे होता है जिसको गजेस्टेड हॉलीडे भी बोलते हैं, या कंपनी आपके दिसंबर में ही पर्ची आपको पकड़ा देता है कि इस साल में आपको ये 12 छुट्टी मिलने वाली है, नेशनल हॉलीडे या गजेस्टेड हॉलीडे, तो उसकी एक लिस्ट होती है। दूसरा हॉलीडे, आप बीमार पड़ गए, अब 15 दिन की लगा दी छुट्टी, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको पैसा पे करने वाला है, नहीं पे करेगा। आपकी शादी हो गई, अब शादी में तो और लोगों को चाहिए एकदम 1-1.5 महीने का छुट्टी, तो फिर 35 दिन का छुट्टी लगा दिया, तो ये सब तो छुट्टी ही है। तो बिल गेट्स को कहाँ इतना फुर्सत है कि आपके एक एक छुट्टी का कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला, तो उसने बना दिया ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि जो भी छुट्टी आपने ली है उसकी एक लिस्ट बना लो। जैसे मैं इस पीरियड में, जिस पीरियड में आपने ज्वाइन करी है, उस पीरियड में मैं एक छुट्टी का लिस्ट बना लेता हूँ। अब सितंबर का नहीं बना के हम 2020 का बना लेते हैं। 2020 में पहली छुट्टी लोगों को मिलती तो है नहीं, बट मान लो कि 1 जनवरी 2020 को छुट्टी हुआ, उसके बाद 26 जनवरी को तो इंडिया में हो तो मिलेगा ही मिलेगा। कई बार इंडिया में हो लेकिन एमएनसी के लिए काम कर रहे हो तो वर्किंग होता है एमएनसी वालों को। 26 कर दिया आपने। 26 जनवरी, अच्छा हाँ सॉरी, ये 2020 का मैं बना रहा हूँ। तो पहली छुट्टी पहले मंथ में ये हो गया। कुछ लोग जो हिंदू रीति रिवाज में यूपी बिहार से हैं, उनको 14 जनवरी को तो चाहिए ही चाहिए छुट्टी। समझ रहे हो किस लिए? यूपी बिहार में चलता है मकर संक्रांति, और यूपी में चलता है वो यूपी हो गया, या फिर आप पंजाब की तरफ बढ़ेंगे तो पंजाब में लोहरी, वो पंचमी अलग होता है, वो तो वो अलग होता है। बसंत पंचमी से डिफरेंट, वो जिस दिन सरस्वती पूजा होती है उसको बसंत पंचमी, वो अलग है। मान लो कि 3 छुट्टी मैंने इधर बनाई, उसके बाद आप और आगे बढ़िए फरवरी में कोई छुट्टी है नहीं है। मान लो कि आपकी कंपनी बहुत मॉडर्न है, 14 फरवरी को नेशनल हॉलीडे देती है, मान लेते हैं मानने में क्या जाता है कि 14 फरवरी को आपको मिल गया छुट्टी। फरवरी खत्म, मार्च में आ जाओ। मार्च में नॉर्मली होली होती है, 9 मार्च मान लेते हैं सिर्फ मान रहे हैं कि मार्च में होली है। होली के बाद अप्रैल शुरू हो जाएगा, अप्रैल में कुछ नहीं है। मई में 1 मई को लेबर डे है, मई हो गया। जून कुछ नहीं, जुलाई कुछ नहीं, अगस्त 15 अगस्त 2020 सब 20 का ले रहा हूँ। सितंबर में आ जाओ, वो जमाना गया जब 5 सितंबर मनाया जाता था, लेकिन मान लेते हैं क्या होता है 5 सितंबर को, ये तो चलो याद है, बट बहुत साल हो गया सुने हुए। अक्टूबर तो फिक्स ही है, गांधी जी कम से कम एक काम तो अच्छा कर गए, इस दिन जन्म देके सब दिन छुट्टी मिल रहा है जब से जॉब कर रहे हैं। 2 अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर में ही हमारे यहाँ नॉर्मली दशहरा दीपावली होती है। 18 अक्टूबर ऐसे ही रैंडमली मैंने ले लिया। कितनी छुट्टी हो गई, कितनी छुट्टी हो गई है, तो 10 छुट्टी होगी, चलो इतने पे पैक करते हैं। 25 दिसंबर के लिख ही दो, चलो लिख ही दो 25 दिसंबर। चलो ये 11 छुट्टी का कैलेंडर था आपको इस साल का 2020 का, यानी कि अगर हम मैनुअली इन सब में से 11 घटाएंगे, देखना ध्यान देना, 10 - 11 करेंगे तो ये मैनुअली ये हुआ आंसर हमारा। इसको कॉपी पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि 7 डेज वाला है। इसमें तो अगर कुछ छुट्टी आपका है भी तो -11 डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। इसमें आपका देखो नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल हॉलीडेज है ना, उसमें ये ऐसे सेलेक्ट किया जाता है और इसमें भी ऐसे करके सेलेक्ट किया जाता है। सर ऊपर वाले में 1901 हो गया ये। कोई बात नहीं, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, अभी सही हो जाएगा। ये देखिए, ये तो मिल गया
लेकिन इन दोनों का आंसर देखो मिलेगा, नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि इसमें से ऐसे कुछ दिन होंगे जो सैटरडे संडे पड़ गया होगा, वो छुट्टी गई आपकी बेकार, डबल काउंट नहीं करेगा ये। हाँ। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन है चेतन, कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला है जिससे पता चले या फंक्शन है कि इसमें से कौन सा दिन सैटरडे संडे था? अब देखो क्या होता है ना कि जब चैलेंज आता है ना उस समय क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि वीक कराया था सर आपने, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कराया था तो हम कराए। टैक्स कर सकते हैं, यस टैक्स कर सकते हैं कि टैक्स में ये करेंगे और 4 टाइम डी सेलेक्ट कर लेंगे या 3 टाइम डी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जिसको ये नहीं पढ़ाया, टैक्स नहीं पढ़ाया, उसको एक चीज़ और पढ़ाया होगा, दैट इज कॉल्ड वीक डे। अब इसी को बोलते हैं कि कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी चलेगा जब आप फंक्शन वीक डे, एक ऐसा फंक्शन है जो नंबर के फॉर्मेट में दे देता है। बट क्या फ़र्क पड़ता है, पता तो चल ही गया ना। देखो इस वाले को सैटरडे संडे नहीं था, सिर्फ संडे संडे ऑफ था, तो 2 दिन का फ़र्क हुआ क्योंकि 2 ही दिन संडे पड़ा। संडे मतलब एक था, एक संडे 18 अक्टूबर को पड़ा और एक ये, तो ये 2 छुट्टी तो आपकी बेकार गई। 26 जनवरी को अगर आपकी छुट्टी रजिस्टर्ड होती है और उस दिन संडे पड़ गया तो थोड़ी ना आपको 27 तारीख को अलग से गणतंत्र दिवस मनाने का छुट्टी दिया जाएगा, तो गया आपका। और 18 तारीख को चाहे जो भी छुट्टी रही हो वो संडे पड़ गया हो तो रजिस्टर्ड छुट्टी था जो कंपनी की तरफ से छुट्टी गई, तो इसके लिए थोड़ी ना 19 को अलग से छुट्टी दिया जाएगा। तो ये तो 2 गया, ये उस वाले को गया जिनको 2 ही दिन छुट्टी मिलती है, इसको 4 दिन छुट्टी मिलती है, इनको सैटरडे को भी मिलता है। तो ये दोनों देखिए 15 अगस्त भी गया और 5 सितंबर भी गया, तो ये 4 दिन इन लोगों के लिए, ये 4 दिन का डिफरेंस हो गया। इनको 2 दिन का, इनका कोई डिफरेंस इसलिए नहीं होगा कि बेचारे को तो कोई छुट्टी ही नहीं है। 7 डेज वर्किंग वाले को क्या छुट्टी है, जो मिल गया वो उसके लिए समझो वही उसके लिए आराम है 15 अगस्त 26 जनवरी। सो दिस 3 फंक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कहने को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा